नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग एक 12th क्लास का हिस्ट्री का 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का भाग 2 का एक चैप्टर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है एक साम्राज्य जिसकी राजधानी विजयनगर। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था, क्या था, हम्पी की खोज कैसे हुई, राजा कृष्णदेवराय कौन थे और विजयनगर के जल व्यवस्था कैसी थी, उनकी किलेबंदी व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे राजा कृष्णदेवराय के बारे में, विट्ठल मंदिर के बारे में और विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। उसके साथ ही साथ ये किले की दीवार और किले का एक गेट बना हुआ है, ये किले की दीवार और ये किले के बाहरी दीवार का गेट बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे कमल महल के बारे में। उसके साथ साथ में वहां कमल महल के पास में हाथियों का अस्तबल भी था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। साथ ही साथ पहले इसकी सामान्य जानकारी लेते हैं कि इसकी सामान्य जानकारी क्या थी और विजयनगर साम्राज्य कैसा था। और ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की सामान्य जानकारी से पहले अपने को ये मैप एक बार देखना पड़ेगा। इस मैप को आप एक बार ध्यान से देखिए। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक बार मैं चेंज कर लेता हूं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग ये विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है ना। पड़ोसियों की बात करें कौन से, तो यहाँ पर बहमनी किंगडम है, यहाँ पर गजपति है। दो अपने को मुख्य रूप से याद रखने हैं। बहमनी किंगडम सल्तनत है, तो इसको ध्यान रखना, एक और नाम से भी जाना जाता था अश्वपति। अश्वपति के नाम से जाना जाता था बहमनी किंगडम को। और ये उड़ीसा और इधर कलिंग वाला भाग जो था, पूरा ये वाला भाग, इनको गजपति के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इनके पास देखो, गज का मतलब हाथी, अश्व का मतलब घोड़े। गज यानी इनके पास हाथियों की बहुत विशाल सेना थी, इसलिए इनको गजपति माना जाता था। इनके पास घोड़ों की बहुत विशाल सेना थी, इसलिए इनको अश्वपति के नाम से जाना जाता था। इन दोनों साम्राज्यों के नीचे की तरफ एक महान हिंदू साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। स्थापना कैसे हुई साम्राज्य की, किसने की, इसके बारे में भी देखते हैं। देखो, समंग नाम का एक व्यक्ति था, यादव व्यक्ति था, उसके दो पुत्र थे, ठीक है ना, हरिहर और बुक्का। इन दोनों पुत्रों ने 1336 के अंदर 1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भाग में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक, ये ध्यान रखना, यादव शासक समंग के दो पुत्र हरिहर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह दोनों भाई पहले काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे। आगे चलकर ये काम्पिल राज्य के मंत्री बन गए। काम्पिल राज्य ने मोहम्मद बिन तुगलक का एक दुश्मन था, बहाउद्दीन गुरसप्स, इसको शरण दी थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल राज्य पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने हरिहर और बुक्का दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कहां लेकर आ गया, दिल्ली लेकर आ गया। वहां पर इन दोनों भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया, ठीक है ना, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया हरिहर और बुक्का को। और इस्लाम धर्म स्वीकार करवाने के बाद में होयसलों का विद्रोह दबाने के लिए दक्षिणी साइड में भेज दिया। दोनों भाई दक्षिण साइड में पहुंचे। पहुंचकर उनको आगे एक गुरु मिलता है, एक ब्राह्मण मिलते हैं, जिनका नाम था क्या, माधव विद्याधरण्य, ठीक है ना। वो इन दोनों भाइयों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाते हैं, शुद्धिकरण के माध्यम से वापस इनको हिंदू धर्म में लेकर आते हैं और ये इस्लाम धर्म का परित्याग कर लेते हैं। आगे जाकर हरिहर और बुक्का ने गुरु माधव विद्याधरण्य और उनके भाई सायण से प्रेरणा लेकर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और ध्यान रखना, इस विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया है। टोटल 4 राजवंश रहे हैं। समंग वंश के अंदर हरिहर और बुक्का थे। समंग उनके पिता का नाम था, समंग खुद यादव जाति के थे, ठीक है ना। फिर सलू वंश आ गया, फिर तलु वंश आ गया, फिर अराविंदु वंश आ गया। तलु वंश के अंदर ध्यान रखना, एक प्रतापी शासक हुए कृष्णदेवराय, इनको ही विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। तलु वंश की स्थापना 1485 के अंदर होती है। सॉरी, हाँ, तलु वंश की स्थापना 1505 के अंदर होती है। नरसिंह द्वारा की जाती है, वीर नरसिंह के द्वारा, ठीक है ना। वीर नरसिंह के वंश में आगे होते हैं कौन, कृष्णदेवराय। और इसी कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में से एक माना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए।
नोट्स बनाने के साथ साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड क्लास में एज इट इज जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे सबके आने वाले हैं। तो देखो, विजयनगर की अपन बात करें तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक, जैसे विजय, विजय का अर्थ क्या होता है? जीत। नगर का मतलब शहर, तो जीत का शहर, क्या कह सकते हैं इसको? जीत का शहर या विजय का शहर। कहां फैला हुआ है? भारत के किस भाग में है? तो ध्यान रखना, भारत के ये दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। ये वाला भाग जो है वो विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ है। कब तक अस्तित्व में रहा, मतलब कितने टाइम तक विजयनगर साम्राज्य बना रहा? तो ध्यान रखना, स्थापना कब होती है? 1336 से, और खत्म कब हो जाता है? ध्यान रखना, 1565 के आसपास। तो ये 1336 से 1565 तक ये राज्य जो था, ये साम्राज्य जो था वो अस्तित्व में रहा। राजधानी अगर देखा जाए तो पहले तो राजधानी खुद विजयनगर थी, बाद में इसी विजयनगर को हम्पी कहा जाने लगा। ठीक है, राजधानी कौन सी रही इसकी? हम्पी रही। और ध्यान रखना, विजयनगर को भी हम्पी के नाम से जाना जाता है। 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई। इनके पिता का नाम संगम था। पिता के नाम पर ही इन्होंने अपना वंश बनाया, जिसको कहा गया संगम वंश कहा गया। इस वंश का पहला राजा हरिहर प्रथम था, जो 1336 से 1356 तक राजा बना रहा। उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को इस साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। हरिहर और बुक्का जो थे, इन दोनों को उस समय के जो तत्कालीन शासक था, 1336 के अंदर तत्कालीन शासक, भारत दिल्ली का तत्कालीन शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था दोनों भाइयों को। ठीक है ना। अगर अपन भौगोलिक स्थिति देखें कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला भाग था। ठीक है ना। विजयनगर के पड़ोसी राज्यों के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, उत्तर में सुल्तानों का शासन था, जिन्हें अश्वपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्वपति। उत्तर पूर्वी हिस्से में गजपतियों का शासन था। इन सभी शासकों के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता रहा, और यह संघर्ष उपजाऊ भूमि, वन संपदा, साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से आने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं हम्पी। ठीक है ना, कि हम्पी जगह का इतिहास क्या था, हम्पी की खोज कैसे हुई, हम्पी को किसने खोजा, कैसी जगह थी, वहां पर इसका नाम हम्पी क्यों पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, हम्पी की खोज का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ। यहाँ पर एक देवी का मंदिर था, पंपा देवी। किस देवी का मंदिर था? पंपा देवी। ध्यान रखना, माता पार्वती के एक रूप को बोला जाता है पंपा देवी। माता पार्वती का एक रूप है, उसको पंपा माता बोला जाता है। पंपा माता के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ गया हम्पी। हम्पी की खोज 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मकेंजी द्वारा की गई थी। ठीक है ना। अलेक्जेंडर ग्रीनलाव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की, जो विद्वानों के लिए काफी उपयोगी साबित हुई। 1876 में जेएफ फ्लीट हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेखों का संकलन और प्रलेखन शुरू किया। ठीक है ना। आगे जाकर क्या होता है, ध्यान रखना, 1902 के अंदर जॉन मार्शल आ जाते हैं। जॉन मार्शल, आप हड़प्पा के अंदर भी बहुत बार पढ़ते हो इसको। 1902 में हम्पी के सर्वेक्षण की शुरुआत की इन्होंने। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित किया गया, और 1986 में इसे विश्व धरोहर केंद्र घोषित कर दिया गया। ये सारे के सारे जितनी एक एक लाइन आपको दिख रही है, सारी की सारी लाइन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे प्रश्नों के रूप में। चाहे आप इसको बड़े प्रश्नों के रूप में कि हम्पी के इतिहास के बारे में बताइए, तो उसके अंदर भी आप ये लोग लिख सकते हैं। छोटे खाली जगह और ऑप्शनल क्वेश्चंस, यानी कि आपके अबसद वाले क्वेश्चंस, उन सारे में भी ये चीजें आने की संभावना है, काफी चीजें। अब हम्पी की खोज कैसे होती है उसके बारे में देखिए। तो देखो, हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन मकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादों और पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के खातों, और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे हुए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब किसी भी जगह होता है, चाहे वो हम्पी हो, चाहे अपन और कोई जगह की बात करते हैं, तो हमें उसकी खोज करने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हमें कहां से पता चलता है? या तो कोई ना कोई किंवदंतियों से पता चलता है,
या कोई बाहरी लोग आते हैं, बाहरी यात्री आते हैं, वो अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर विवरण देते हैं, भाई यहाँ पे गया था मैं, इस तरह की जमीन थी, इस तरह के लोग थे वहां पे। तो इन इन चीजों से हमें इसके बारे में पता चलता है। वैसे ही हम्पी के बारे में कैसे पता चला कि विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी थे, उनकी यादों से, लोगों के, स्थानीय लोगों की कहानियों से, और तेलुगु कन्नड़ लोग, कन्नड़ जो कहानियां थी उनसे, कुछ शिलालेख मिले उनसे, उसके अलावा बाहर के यात्री आए, उन्होंने जो हम्पी के बारे में लिखा उससे, इन सारी चीजों से हमें हम्पी के बारे में जानकारी मिलती है। और कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800 में हम्पी को प्रकाश में लेके आते हैं। तो हमें जब कॉलिन मैकेंजी लेके आते हैं तो हमें कॉलिन मैकेंजी के बारे में भी पता होना चाहिए, कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो ध्यान रखना, इनका जन्म 1754 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी का जन्म होता है। कहां पर? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। यह एक इतिहासकार, सर्वेक्षक, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इनको मानचित्र बनाने का बहुत शौक था, ये मानचित्र बनाते, हर एक चीज के नक्शे बना के रखते थे। तो ये ध्यान रखना, एक इतिहासकार थे, इतिहास के साथ साथ सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार भी थे। 1815 में उन्हें कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा गया। 1815 में आते हैं, कहां पर? भारत आते हैं। 1821 तक, अपनी मृत्यु तक के समय वे इस पद पर बने रहे, यानी कि भारत के अंदर ही रहे। हम्पी का शाही केंद्र, ठीक है ना। हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, जिसमें 60 से अधिक मंदिर थे। 30 भवन परिसरों की पहचान महलों के रूप में की गई थी। राजा का महल बाड़ों में सबसे बड़ा था और इसके दो मंच थे, दर्शक हॉल और महानवमी टिब्बा। एक तो दर्शक हॉल, जहां पे लोग आके, मतलब स्टेडियम बोल सकते हैं जिसको अपन, दर्शक हॉल को क्या बोल सकते हैं? स्टेडियम बोल सकते हैं। महानवमी टिब्बा क्या था कि इस तरह से एक ऊपर टीला बन के, इस तरह से, मतलब पत्थर की एक डिजाइन बनी हुई थी, इसी को महानवमी टिब्बा कहा जाता था। ठीक है ना। शाही केंद्रों में कुछ खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे कमल महल, हजारा राम मंदिर आदि। इसके अलावा ध्यान रखना, एक है हाथियों का अस्तबल भी है, ठीक है ना, उसको भी शाही केंद्र के अंदर रखा गया है। फटाफट इसको, ये कमल महल जो था, कमल महल के जस्ट अपोजिट साइड में हाथियों का अस्तबल बना हुआ है, ठीक है ना। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, जैसा मैं लिख रहा हूं उसी टाइप से आप नोट्स बनाते रहिए। आपके 12th के एग्जाम के अंदर ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। देखो, महानवमी डिब्बा क्या है? शहर का उच्चतम बिंदुओं में से स्थित है। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है जो लगभग 1100 वर्ग फीट से 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। विभिन्न समारोह यहाँ पर किए जाते थे, राजा वगैरह आके बैठते थे, ये बहुत ऊंचाई पर था। महानवमी, देखो महानवमी क्या है? महानवमी का शाब्दिक अर्थ है 9 दिन तक चलने वाला पर्व, अर्थात नवा दिवस। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे। वर्तमान में इसे 10 दिन के हिंदू त्योहार जैसे दशहरा और उत्तर भारत में दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर अनेक राज्य के कर्मकांड निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत प्रदर्शन आदि राज्यों में करते थे। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे। मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य में अश्वों की पूजा की जाती थी, भैंसे तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, साज सज्जा लगे घोड़े, हाथियों और राजा के अधीनस्थ जो जो लोग थे, अतिथियों आदि को बहुत सारी औपचारिक चीजें भेंट दी जाती थी। भेंट के अवसर पर प्रमुख आकर्षण होता था। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ है कि त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना को खुले मैदान में नियोजित समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लेकर आते थे। ठीक है ना। तो महानवमी का अर्थ क्या हो गया कि 9 दिन तक होने वाली पूजा, नवमी की होने वाली पूजा, दशमी को भी वहां पे पूजा होती थी। बाद में राजा जो था वो पूरी सेनाओं का निरीक्षण करता था। सारे जो नायक थे उसके, नायक का यहाँ पर नायक और सामंत दोनों सिमिलर वर्ड है, ठीक है ना। सारे नायक जो थे उनको वहां पर बिठाया जाता, सारे नायक राजा के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके आते, राजा पूरी सेना का सर्वेक्षण करता, निरीक्षण करता। ये सारा कार्य जो है वो नवमी के लिए होता था, इसलिए इस जगह को महानवमी टिब्बा ही कह दिया गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में।
देखो हम्पी के मंदिर, हम्पी में कौन कौन से मंदिर है, उन मंदिरों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया। मंदिरों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। अभी अपन देख देखो एक मंदिर आता है इसमें विरूपाक्ष और पंपा देवी की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पवित्र केंद्र है, इन दोनों मंदिर बहुत पवित्र है। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। उन्होंने हिंदू सुल्ताना, अरबी भाषा का एक शब्द है सुल्तान, उसका संस्कृत रूप है सुल्ताना, हिंदू सुल्तान शीर्षक का उपयोग करके अपने करीबी संबंधों का संकेत दिया। मंदिरों की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के शासकों द्वारा रायस, गोपुरम और मंडप विकसित किए गए। गोपुरम क्या होता है, मेन मुख्य गेट जो होता है उसको गोपुरम बोला जाता है, ठीक है ना, विकसित किए। कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर में मुख्य मंदिर के सामने हॉल बनवाया। उन्होंने पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी करवाया। मंदिरों में हॉल का उपयोग संगीत, नृत्य, नाटक, देवताओं के विवाह के विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। विजयनगर के शासकों ने विठला मंदिर की स्थापना की। विष्णु का एक रूप विठल आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता था। कुछ सबसे शानदार गोपुरम स्थानीय नायकों द्वारा भी बनाए गए। मतलब इन्होंने ध्यान रखना, ये हम्पी के साइड में, विजयनगर साइड में जितने भी वंश आए, जितने भी लोग आए, चाहे वो पल्लव वंश हो, चोल वंश हो, चालुक्य वंश हो, होयसल हो, ये सारे वंश इन्होंने मंदिरों को बड़ा महत्व दिया है और मंदिरों को शिक्षा का केंद्र भी बताया है, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे विरूपाक्ष मंदिर है, पंपा देवी मंदिर है, उसके अलावा विठल मंदिर है। विठल मंदिर ध्यान रखना एक रथ पे बना हुआ मंदिर है, रथ के आकार का मंदिर है। अब देखो विजयनगर में शासन किस प्रकार का था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था, कृष्णदेव राय। पीछे उपाधि लगती थी राय, क्या लगती थी उपाधि, राय, कृष्णदेव राय। विजयनगर के सेना प्रमुख को नायक कहा करते थे। सेनाएं जो थी उनके प्रमुख होते थे, उसको नायक कहा जाता था। अब यहाँ पे कौन कौन से वंश ने, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यहाँ 4 वंशों ने शासन किया और चारों वंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो विजयनगर की स्थापना कौन करते हैं, हरिहर और बुक्का 1336 में करते हैं। इनके पिता का नाम संगम था और इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने वंश की स्थापना की और वंश का नाम रख दिया संगम वंश। इस तरह विजयनगर पर सबसे पहले समंग वंश का शासन रहा। इसके अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। समंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, विरूपाक्ष द्वितीय। फिर आ जाता है सुलभ वंश। सुलभ वंश के लोग समंग वंश के दौरान सैनिक कमांडर हुआ करते थे। जब समंग वंश चल रहा था उस समय सुलभ वंश के लोग सैनिक कमांडर होते थे। समंग वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह ने अपने शासन की स्थापना की। यहीं से सुलभ वंश की शुरुआत हुई। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और अगले 2 वंशों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो तलु वंश सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान रखना। तलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह था, ठीक है, ध्यान रखना 1505 के आसपास की बात है, ठीक है। ये सलु वंश के अंतिम शासक को हराकर तलु वंश की स्थापना करता है। इस वंश में एक शासक आते हैं, कृष्णदेव राय राजा बनते हैं 1509 के अंदर। इन्हें विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव, ठीक है। फिर आ जाता है अराविंदु वंश। तरुमल द्वारा तलु वंश के आखिरी शासक को हराकर अराविंदु वंश की स्थापना की गई। अराविंदु वंश के अंतिम शासक थे श्रीरंग तृतीय। किसके द्वारा हराया गया, तिरुमल द्वारा। किसको, सदाशिव को हरा दिया गया और सदाशिव को हराकर अराविंदु वंश की स्थापना की गई। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो अब सबसे महान सम्राट के बारे में पढ़े ना तो अपन इसके मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे देखो पढ़ते हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर के सबसे कीर्तिवान सम्राट थे, सबसे महान सम्राट थे। वे कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य है अमुक्त माल्यद। ये ध्यान रखना, उनके काव्य का नाम है अमुक्त माल्यद। साहित्य का एक रत्न है। इसकी
भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक, ध्यान रखना, वंश चरितावली तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी उपलब्ध है। विजयनगर की राजधानी हम्पी में राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 में होता है। इनके पिता का नाम तलुआ नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। पूछूंगा, ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न आया भी हुआ है और पूछूंगा। जो कृष्णदेव राय थे, इनका जन्म होता है 16 फरवरी 1471 के अंदर। इनके पिता का नाम है, ध्यान रखना, तलुआ नरसा नायक, ये नायक थे, तो नरसा नायक, और माता का नाम है नागला, ठीक है ना। उस समय इनके पिता नरसा नायक सालू वंश के एक सेना नायक थे। नरसा नायक ही सालू वंश के दूसरे और अंतिम कम उम्र के शासक इमांडी नरसिंह के संरक्षक बने। बाद में नरसा नायक ने शासक इमांडी नरसिंह को अपने रास्ते से हटाकर 1491 में विजयनगर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और विजयनगर पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसको तलव वंश के नाम से जाना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब कृष्णदेव राय शासक बनते हैं कब? 8 अगस्त 1509। पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के बाद में कृष्णदेव राय का राज तिलक होता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम वो बुक्का राय थे। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर होयसल राज्य को हासिल कर लिया था। उसके बाद हस्तिनावती यानी हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसने बनाया था? हरिहर और बुक्का ने। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये कृष्णदेव राय का राज तिलक कब होता है? 1509 के अंदर। परंतु हमें ये बात भी याद रखनी है कि इस साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर और बुक्का समंग वंश के थे। सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने इसको होयसलों को हराकर राज्य हासिल किया और हस्तिनावती यानी कि हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी सी, वो अपने शॉर्ट जानकारी थी, अब अपन विस्तृत जानकारी के रूप में ले लेते हैं। 1509 के अंदर कृष्णदेव राय ने शासन संभाला। इस दौरान ध्यान रखना, विजयनगर सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य माना जाता था। शासन व्यवस्था कैसी थी कृष्णदेव राय की? ध्यान रखना, विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीतकर हासिल किया। उदाहरण के लिए उन्होंने क्या क्या किन किन को जीता? 1512 में रायचूर, दोआब, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया, हासिल कर लिया। 1514 के अंदर उड़ीसा के शासकों को हराया। 1520 के अंदर बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया। कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। उन्होंने आंध्र भोज यानी कि पूरे आंध्रा के राजा की उपाधि दी गई। कृष्णदेव राय की उपाधि, ध्यान रखना, ये ध्यान, कई बार ऐसे प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय की उपाधि उपाधि पूछ ली जाती है कि इनकी उपाधि कौन सी है? कि कृष्णदेव राय की उपाधि कौन सी है? तो ध्यान रखना, इनकी उपाधि है, ध्यान रखना, आंध्र भोज। इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कला और साहित्य के अंदर कृष्णदेव राय ने किस तरह के कार्य किए वो भी देखते हैं। देखो, प्रतापी राजा होने के साथ साथ यह एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने मुख्य रूप से 2 पुस्तकों की रचना की है। पहली कौन सी है? ध्यान रखना, तेलुगु भाषा के अंदर, जिसको रत्नों के अंदर माना जाता है कि यह बहुत ही महान पुस्तक है, अमुक्त मल्यद, ये तेलुगु भाषा के अंदर है। और दूसरी है जामवती कल्याण, ये संस्कृत भाषा के अंदर है। कई बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया किसने? कृष्णदेव राय ने। इन बड़े विशाल मंदिरों को गोपुरम लगवाने का श्रेय, गोपुरम का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, मंदिर, ये मंदिर का भाग है, अंदर का भाग, ठीक है ना। तो मंदिर के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट होता था, ठीक है ना, बड़ा सा गेट बनाया जाता था और उस गेट को कहते थे गोपुरम, ये होता था गोपुरम, यहां से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। तो इसके बड़े विशाल प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। इसका श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। अन्य कार्य कौन कौन से किए उन्होंने? जल पूर्ति के लिए कमलपुरम नामक एक जलाशय का निर्माण करवाया। और क्या किया? कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक
नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। नंगलपुरम की स्थापना करने वाले भी कौन है? राजा कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पर। ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। देखो व्यापार कि कृष्णदेवराय के टाइम में व्यापार कैसा था? घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। विजयनगर की सेना घोड़ों पर निर्भर थी, इसलिए विजयनगर के शासकों द्वारा मध्य एशिया और अरब से घोड़ों का आयात किया जाता था। शुरुआत में ध्यान रखना, व्यापार अरब के व्यापार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। बाद में विजयनगर ने खुद ने इस व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिया। विजयनगर में रहने वाले घोड़ों के व्यापारियों को कुदिरे चेट्टी कहा जाता था। यह प्रश्न पूछा गया है। विजयनगर के अंदर रहने वाले घोड़ों के व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखना, कुदिरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर मसालों, रत्नों और वस्त्रों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। विजयनगर की जनता समृद्ध थी और यहाँ पर महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग अधिक थी। उच्च व्यापार के कारण राज्य को उच्च राजस्व प्राप्त होता था और इसी वजह से राज्य कैसा था? समृद्ध था। व्यापार जितना अधिक होगा, कृषि और व्यापार जिस राज्य का जितना अधिक होगा, उस राज्य को राजस्व उतना ही अधिक प्राप्त होगा, और जितना अधिक राजस्व प्राप्त होगा, राजा उतनी बड़ी सेना रख सकता है, राजा उससे विकास कार्य करवा सकता है। ठीक है ना। विजयनगर की जल प्रणाली कैसी थी? तो देखो, वैसे तो विजयनगर के चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, परंतु मुख्य राजधानी विजयनगर जल के स्रोतों से काफी दूर था। जल की उपलब्धता कैसी होती है कि विजयनगर के पास स्थित तुंगभद्रा नदी एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता था। इस जल कुंड से विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। हौज क्या है? देखो, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से कुछ छोटी जलधाराएं निकलती थी। इन जलधाराओं पर निर्माण कार्य किया जाता था। इन बांधों से से पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था। इन जलाशयों को हौज कहा जाता था। प्रश्न पूछा हुआ है हौज के बारे में। तो देखो क्या होता था, ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इनसे कोई कई धाराएं निकलती थी। ये ऐसी धाराएं, छोटी छोटी धाराएं आती थी। इन धाराओं को आगे जाकर ध्यान रखना एक डैम के अंदर ले जाकर छोड़ दिया जाता था। इस डैम से ध्यान रखना, ये छोटी छोटी नालियां बनाकर, ठीक है ना, और मानव द्वारा निर्मित जैसे ये पौंड है, कोई जलाशय, यहां तक पानी पहुंचाया जाता था। इस पानी के इस कुंड को हौज कहा जाता था। इनमें से एक महत्वपूर्ण हौज था, हौज का मतलब जलाशय था, जिसका नाम था कमलपुरम जलाशय। आगे आगे मैंने एक चित्र दिखाया था आपको कमलपुरम जलाशय का। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ जितना ज्यादा आप फटाफट लिखोगे उतना आपके लिए फायदे में रहेगा। आगे देखते हैं नहरें। इसी के साथ देखो, जैसे नदियां आई, नदियों से नहरें बनाई गई, साथ कुछ छोटी छोटी नहरों का निर्माण किया गया जो विजयनगर के अलग अलग क्षेत्रों में पानी की पूर्ति करती थी। सबसे महत्वपूर्ण नहर थी कौन सी? हिरिया नहर। सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? हिरिया नहर। नेहरू द्वारा ही राज्य में खेतों की सिंचाई, नहरों द्वारा, सॉरी, ठीक है ना, यहां पे ये गलत कर दिया, नहरों द्वारा राज्य में खेतों की सिंचाई की जाती थी और सामान्य जनता तक पानी पहुंचाया जाता था। विजयनगर की स्थापत्य कला कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। देखो, विजयनगर के सभी मुख्य प्रशासनिक केंद्र दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित थे। यहां से सभी प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते थे। इस क्षेत्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं जो राजाओं की धार्मिक रुचि को दिखाते हैं। ठीक है। इसी क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसे राजा के भवन कहा जाता है। यहाँ पर दो प्रभावशाली मंच है जिन्हें सभा मंडप और महानवमी डिब्बे के नाम से जाना जाता है। अब सभा मंडप क्या है? महानवमी डिब्बा अपन पहले देख चुके हैं। सभा मंडप क्या है? देखो, यह एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवार से घिरा हुआ है। इसके बीच में एक गली है। इसके बीच में कई स्तंभ है और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इन सभी स्तंभ बहुत पास पास में, इसलिए इनके बीच में काफी कम खुला स्थान बचता है। कम जगह होने की वजह से ही इतिहासकार इस मंडप का कार्य समझ नहीं पाए, क्योंकि इन स्तंभों के बीच में यह जगह बैठने के किसी भी प्रकार की सभा का आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु ये है किस प्रकार का? देखो, ये सभा मंडप जो था वो इस तरह का पूरा एक घेरा है और इसके बीच में से छोटे छोटे खंभे बनाकर, बहुत सारे खंभे है, और इसके ऊपर एक मंडप बनाया गया है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बैठे जनता यहाँ पर बैठती हो और यहाँ पर राजा बैठता हो और यहाँ कुछ कार्यक्रम वगैरह चलते हो, इसलिए इसको सभा मंडप कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड के अंदर।
महानवमी डिब्बा बता चुका हूं मैं आपको कि 1100 वर्ग फीट 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था ये। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। इस मंच के आधार पर कुछ बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए मिले हैं। उपयोग क्या था? बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था, हिंदू त्योहार जैसे दशहरा पूजा आदि का आयोजन किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, राजा के अश्व की पूजा, राज्य अश्व या राजा के अश्व की पूजा आदि की जाती थी। ठीक है ना। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता था। त्योहारों के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों की सेना का निरीक्षण यहीं से करता था। कमल महल, यह आ गया पूरा जलाशय था। ठीक है ना। कमल महल कमरे के आकार का एक महल था। इसका नाम अंग्रेजों द्वारा इसकी आकृति की वजह से रखा गया है। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करता था। तालाब के पास था। ठीक है ना। कमल सरोवर तालाब था, तालाब के पास था, ठंडी हवा आती थी, बहुत ही कमरे बने हुए थे और यहाँ पर बैठकर राजा सलाह मशवरा करते थे। मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, ध्यान रखना, हजारा राम मंदिर। विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। विशालकाय मंदिर है। इसकी दीवारों पर रामायण की कथाओं का अंकन या चित्रण किया हुआ है। इस वजह से इसे हजारा राम मंदिर के मंदिर कहा जाता है। हजारों चित्र बने हुए, इसलिए इसको हजारा राम मंदिर कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। विरूपाक्ष मंदिर, विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी और उन्हें शिव जी का रूप माना जाता था। शिव का रूप, ठीक है ना। विरूपाक्ष यानी कि शिव को ही माना जाता है। इन्हीं के लिए विरूपाक्ष मंदिर की रचना की गई। यह एक बहुत विशाल और सुंदर मंदिर है। इसके गोपुरम यानी प्रवेश द्वार अत्यंत ही बड़ा और सुंदर है। इसमें पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी। इन्हें शिव की पत्नी पार्वती के रूप में माना जाता था। विठल मंदिर, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट और आकर्षण का केंद्र जो था वो विठल मंदिर था। क्यों था? देखिए, विजयनगर वासियों द्वारा भगवान विठल की आराधना की जाती थी। विठल यानी भगवान विष्णु, ठीक है ना। इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया था, इसलिए यह अत्यंत सुंदर व आकर्षक संरचना थी। अवशेष अभी भी है इस मंदिर के, ध्यान रखना। विजयनगर और किलेबंदी, किलेबंदी की जानकारी हमें फारस से एक दूत, ध्यान रखना, अब्दुल रज्जाक के विवरण से प्राप्त होती है कि विजयनगर जो था वो किलेबंदी की हुई थी, विजयनगर की पूरी। कौन कहता है ये? फारस से एक दूत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। यह विजयनगर में स्थित किलेबंदी को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसके विवरण के अनुसार विजयनगर में 7 स्तरों की घेराबंदी थी। इस किलेबंदी के अंदर मुख्य शहर के साथ साथ सामान्य स्थान, खेत, पहाड़ियों को भी घेरा गया था। सबसे पहला स्तर, अब ध्यान रखना, सबसे पहला स्तर, तो ऐसे स्तर बनाए जाते हैं। सबसे पहला स्तर, यहां पर रहता था राजा, तो अपन किंग कर देते हैं, किंग, ठीक है ना। दूसरा स्तर प्रशासनिक केंद्र, दूसरे स्तर का घेरा, यहां पर प्रशासनिक, प्रशासनिक लोग थे सारे जितने भी, ठीक है ना। तीसरे स्तर में सारी महत्वपूर्ण इमारतें आती थी, इमारतें। चौथा स्तर, इस तरह चौथा स्तर आता है आगे। चौथे स्तर के अंदर क्या था? सामान्य जनता। फिर पांचवा स्तर आता, पांचवें स्तर में सारे खेत आ जाते, छठे स्तर में फसलें आ जाती, ठीक है ना। और अंतिम स्तर जो था पहाड़ियां थी और उनको बंदी के अंदर के घेरे के अंदर लिया गया था। पहाड़ियों का भी प्रयोग किया गया था एक बाउंड्री के रूप में। तो छठे और सातवें स्तर के अंदर पहाड़ियां आ जाती थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। किलेबंदी के क्या फायदे थे? किलेबंदी क्यों की जाती थी? तो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए, घुसपैठियों से सुरक्षा के लिए। इन्हीं दीवारों के अंदर अनागार बनाए गए थे जहां पर अन्न को सुरक्षित करके रखा जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन आए तो डायरेक्ट वो अन्न तक नहीं पहुंच पाए। अगर दुश्मन को अन्न मिलता रहेगा तो वो लगातार आक्रमण करता रहेगा, अन्न ही नहीं मिलेगा तो आक्रमण कहां से करेगा। किलेबंदी की हानियां क्या थी? कि किलेबंदी से क्या हानियां होती थी? कि यह अत्यंत खर्चीली व्यवस्था थी, रख रखाव करना मुश्किल था। फसलों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? तो फसलों की किलेबंदी करने का मुख्य कारण युद्ध की स्थिति में इन्हें दुश्मन से बचाना होता था। किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन द्वारा सबसे पहले राज्य की फसलों पर कब्जा किया जाता था, ताकि उस क्षेत्र में सेना का भरण पोषण कर सके। इसलिए विजयनगर द्वारा फसलों की किलेबंदी की जाती तथा युद्ध की स्थिति में दुश्मन के हाथ में फसल ना लगे, इससे दुश्मन की सेना के लिए अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो जाए और विजयनगर के लोगों के लिए खाद्य संकट उत्पन्न ना हो। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आज अपन इतना ही लेते हैं। कल इसके 2 टॉपिक और बच गए हैं, वो 2 टॉपिक अपन लेंगे कल की स्लाइड के अंदर। धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। 2-3 चीजें इसकी और बची है, इसको अपन कल की स्लाइड के अंदर लेंगे कि या आज ही ले लें। 2 ही चीजें हैं वैसे, आज ले लेते हैं। तो 2 चीजें हैं, आज ले लेते हैं। एक तो अमर नायक प्रणाली क्या है,
ध्यान रखना कि विजयनगर में प्रचलित अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत में उपस्थित इक्का प्रणाली से प्रभावित थी। इक्का यानी कि सामंत व्यवस्था अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, एज ए सामंत व्यवस्था या इक्का प्रणाली। विजयनगर में स्थित सैनिक कमांडरों को अमरनायक कहा जाता था। इन अमरनायकों को राजा यानी राया प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दे देते थे। इन क्षेत्रों में स्थित किसानों और व्यापारियों से अमरनायक कर वसूल करते थे। इस कर का कुछ भाग वो अपने उपयोग के लिए रखते, कुछ भाग घोड़ों व हाथियों के रखरखाव के लिए रखते, कुछ हिस्सा मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया जाता और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो राजा को भेंट कर दिया जाता था। ठीक है ना। तालीकोट और युद्ध यानी राक्षस तागड़ी का युद्ध और विजयनगर का पतन। राक्षस तागड़ी का युद्ध हुआ था, तालीकोट का युद्ध हुआ था और विजयनगर का पतन कैसे हुआ था वो देखते हैं। 1565 में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया। ठीक है ना। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा यानी 3 राज्यों की सेना ने मिलकर किस पर आक्रमण किया? विजयनगर पर आक्रमण किया। इस दौरान राजा राम राय विजयनगर के शासक थे। इस युद्ध को तालीकोट में हुआ, इसलिए इसे तालीकोट का युद्ध कहा जाता है। साथ ही साथ इसे राक्षसी तागड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जहां पर यह युद्ध हुआ राक्षसी तागड़ी के छोटे मोटे गांव थे वहां पर। ठीक है ना। तीनों क्षेत्रों की सेनाओं के एक साथ हमला करने के कारण विजयनगर की सेना इस युद्ध में हार गई और विजयनगर का पतन हुआ। जीते हुए क्षेत्रों की सेना ने विजयनगर को खूब लूटा और धीरे धीरे जो था विजयनगर जो था वो पतन की ओर चला गया। इसी तरह एक बड़े हिंदू साम्राज्य का 3 सेनाओं ने मिलकर, 3 राज्यों ने मिलकर उसको हराया और हराने के बाद में लूट कर, जलाकर पतन की ओर लेकर गए। तो यहां पर होता है अपने विजयनगर साम्राज्य पूरा एंड। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। नोट्स जितना अच्छे बनाओगे, जितना फास्ट लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे, इन एग्जाम्स के अंदर आपकी ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है। तो आज हमने पढ़ा है, ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी की खोज के बारे में, राजा कृष्णदेव राय के बारे में, किलेबंदी के बारे में, नायकों के बारे में। ठीक है ना। तो उन सब के बारे में आज हमने पढ़ा है। साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।